फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। ये क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर आप लोग को इस टॉपिक में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें आप लोग को मिल जाएगा और आप अच्छी तरह से आप इस एग्ज़ाम में कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्या आंसर है और ये हम लोग जानते हैं। माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के में क्या अंतर है, ये हम लोग पूरे डिटेल से और अच्छे से समझेंगे आखिर क्या अंतर है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आधुनिक समय में अर्थशास्त्र ने अर्थशास्त्र के विषय वस्तु जो है वो दो भागों में बांटा है। ठीक है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक समष्टि अर्थशास्त्र जिसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। जो दोनों शब्द है ना, इसका सर्वप्रथम 1933 में किया गया था। इसका रचना किया गया था और कौन से विश्वविद्यालय में किया था? ओस्लो विश्वविद्यालय में। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट्स में आ सकता है ये सब। और इसका जो रचना किया था वो उसका नाम था प्रो रेगनार फ्रेंड्स, इसका नाम था। ठीक है, इसी ने ये दोनों वर्ड का जो है वो खोजा था। उसी समय से ये शब्द इतने लोकप्रिय हो गए कि आज विश्व में सभी अर्थशास्त्री इसका प्रयोग करते हैं। जितने भी अर्थशास्त्री इसका यूज़ करते हैं अभी, इतना लोकप्रिय हो गया। मैक्रो जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है छोटा, और मैक्रो मतलब होता है, ये भी ग्रीक भाषा से ही लिया गया है, लेकिन इसका मतलब होता है बड़ा। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों जैसे व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत फार्म, व्यक्तिगत उपभोग, विशिष्ट मूल्य इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र जो है उनमें अर्थव्यवस्था का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए इनमें कुल राष्ट्रीय उत्पादन, कुल राष्ट्रीय आय, कुल बचत, कुल विनियोग एवं कुल रोजगार आदि का अध्ययन किया जाता है। इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र का कुल का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। यानी कि जो है ना, समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र मतलब क्या होता है? पूरे देश का जो उद्योग है, ठीक है, पूरे देश का जो फैक्ट्री है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। पूरे देश का जो राष्ट्रीय आय है मतलब इनकम है वो अध्ययन किया जाता है। और ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है? जो फैक्ट्री के हर एक आदमी का अध्ययन किया जाता है। फैक्ट्री में कितने वर्कर जो हैं वो कितने पैसे कमा रहे हैं, इनकम क्या है, ये सब छोटे छोटे चीज़ों को पढ़ा जाता है माइक्रो में, और मैक्रो में बड़े बड़े प्रदान में। चलो, कुरीहारा जो थे वो अपनी पुस्तक में क्या लिखा था ये हम लोग जानते हैं। उसने बोला था आधुनिक आर्थिक सिद्धांत विभिन्न मात्रा में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति तथा व्यक्तिगत फार्म की प्रवृत्ति के विश्लेषण का समन्वय करता है। पहले प्रकार में विश्लेषण को समष्टि अर्थशास्त्र तथा दूसरे प्रकार के विश्लेषण को समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का नहीं, यानी कि हम लोग स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र उसमें संपूर्ण तरह से नहीं पढ़ते हम लोग। ठीक है, उसका अध्ययन नहीं करते संपूर्ण, यानी कि पूरे फैक्ट्री का। ठीक है, अगर एग्जाम्पल माना जाए तो पूरे फैक्ट्री का अध्ययन नहीं किया जाता, हर एक फैक्ट्री में काम करने वाले को अध्ययन किया जाता है, वरन इसके अवयवों का अध्ययन करते हैं, यानी हर एक एक करके। इसमें व्यक्तिगत उपभोक्ताओं एवं उत्पादकों तथा उनके द्वारा संचालित व्यक्तिगत फार्मों या उपभोगों के संगठन एवं संचालन संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए इसमें हम व्यक्तिगत उपभोक्ता को लेते हैं तथा इस बात की व्याख्या करते हैं कि वह किस प्रकार संतुलन प्राप्त करता है, यानी अपनी आय से अधिकतम संतोष कैसे प्राप्त करता है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उपभोग का अध्ययन नहीं करते। पुनः इसमें विशिष्ट फार्म या उद्योग की मांग का भी अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट अर्थशास्त्र में हम यह भी देखते हैं कि किसी वस्तु या सेवा के मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, अतः इसे मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी कि प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। संक्षेप में व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध अर्थव्यवस्था के विभिन्न व्यक्तित्व इकाइयों से है।
अब दूसरी ओर हम लोग देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की किसी विशिष्ट इकाइयों का नहीं वरन सभी इकाइयों का बचत एवं विनियोग, कुल मांग एवं पूर्ति तथा सामान्य मूल्य तल। इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र को कुल का अर्थशास्त्र कहा जाता है, चूँकि इसके अंतर्गत मुख्यतः संपूर्ण आय एवं रोजगार का अध्ययन किया जाता है। अतः इसे आय सिद्धांत एवं रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है, इसमें अंतर, ठीक है, परिभाषा देखेंगे और कुछ अंतर भी देखेंगे, ये दोनों देखेंगे। चलो, ऊपर के विश्लेषण के आधार पर हम व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब एवं उनके बीच के अंतर को समझ चुके हैं, लेकिन अब हम विस्तृत रूप से इसकी परिभाषा पर विचार करेंगे, जिसका इसका अंतर और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा। प्रो बोल्डिंग क्या बोलते हैं, ठीक है, प्रो बोल्डिंग क्या करते हैं। प्रो बोल्डिंग के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फार्मों, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत मूल्यों, मजदूरियों, आयुओं, व्यक्तिगत उद्योगों एवं विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक व्यवस्था की विशिष्ट मंदों का नहीं वरन उसके बड़े समूह एवं औसतों का अध्ययन करता है, जिन्हें वह उपयोगी रूप में परिभाषित करता है तथा उसके संबंध का परीक्षण करता है, ठीक है। अपनी एक अन्य पुस्तक में भी प्रो बोल्डिंग ने व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की उपरोक्त परिभाषा में मिलती जुलती परिभाषा दी है। उनके अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक मात्राओं की प्रकृति एवं व्यवहार का अध्ययन करता है। दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक मात्राओं के योगों एवं औसतों की प्रकृति, संबंधों एवं व्यवहारों का अध्ययन करता है। बोल्डिंग के शब्दों में समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत मात्राओं के अध्ययन से नहीं वरन इन मात्राओं के समूह से होता है। इसका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं वरन राष्ट्रीय आय से होता है, व्यक्तिगत मूल्यों से नहीं वरन मूल्य स्तर से होता है तथा व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं वरन राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। प्रो चैम्बरलिन क्या बोलते हैं, ठीक है। प्रो चैम्बरलिन ने व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा है, व्यष्टिगत मॉडल पूर्णतः व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है तथा अंतर व्यक्तित्व संबंधों का अध्ययन करता है, जबकि समष्टिगत मॉडल संपूर्ण संबंधों का अध्ययन करता है। प्रो मेहता के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य किस प्रकार निर्धारित होते हैं। दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि किस प्रकार रोजगार, कुल उत्पादन एवं विभिन्न साधनों के हिस्से निर्धारित होते हैं। पहला व्यक्तिगत उद्योगों के उथल पुथल की व्याख्या प्रस्तुत करता है, तो दूसरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उथल पुथल की व्याख्या करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन है, तो समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो आर्थिक व्यवस्था का सामान्य रूप से अध्ययन है। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत आय अथवा किसी वर्ग विशेष की आय में वृद्धि अथवा कमी के कारणों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है, तो राष्ट्र आय में कमी या वृद्धि के कारणों का अध्ययन वह समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। यानी कि किसी व्यक्ति का अगर इनकम वो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में आ जाता है, और पूरे देश का किसी देश का अगर इनकम जो है आय जो है वो कम और ज़्यादा होता है तो वो समष्टि अर्थशास्त्र में चला जाता है। यहाँ व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर करते हुए हम एक बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऊपर हम देख चुके हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण से है, यानी कि पूरा से, ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण का व्यवहार नहीं होता। वास्तव में व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी संपूर्ण का व्यवहार होता है। हाँ,
व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में जिन संपूर्ण धारणाओं का व्यवहार होता है उनमें अंतर होता है। उदाहरण के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी उद्योग विशेष की वस्तुएं का मूल्य निर्धारित उत्पादन रोजगार आदि का अध्ययन होता है और हम जानते हैं कि उद्योग विभिन्न फर्मों का संपूर्ण योग है, लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र इस प्रकार का संपूर्ण का संबंध पूरी अर्थव्यवस्था से नहीं होकर उसके एक खंड से होता है। उपरोक्त उदाहरण में हमारा विशिष्ट उद्योग अर्थव्यवस्था के कई उद्योगों से एक है। दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र में जिस लघु संपूर्ण या संपूर्ण का अध्ययन होता है उनका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है। उदाहरण के लिए समष्टि अर्थशास्त्र में कुल उपभोक्ता वस्तुएं तथा कुल पूंजीगत वस्तुएं जो कि अर्थव्यवस्था में अनेक उपभोक्ता वस्तुएं तथा पूंजीगत वस्तुएं का उत्पादन करने वाले उद्योगों के उत्पादन का योग है। इन दोनों लघु संपूर्ण का अध्ययन इसलिए किया जाता है ताकि इनको जोड़कर कुल राष्ट्रीय उत्पादन का पता लगाया जा सके। इसी प्रकार इसमें राष्ट्रीय आय का पता लगाने के लिए दो लघु संपूर्ण का कुल मजदूरी से प्राप्त आय तथा कुल मुनाफा का अध्ययन किया जाता है। प्रो अकेले ने ठीक ही कहा है। समष्टि अर्थशास्त्र भी उन संपूर्ण का व्यवहार करता है जो कुल अर्थव्यवस्था के संपूर्ण से छोटे होते हैं, लेकिन उनका व्यवहार विस्तृत अर्थव्यवस्था के कुल योग के उपयोग के संदर्भ में होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र भी संपूर्ण का व्यवहार करता है, लेकिन उनका व्यवहार विस्तृत अर्थव्यवस्था के कुल योग संदर्भ में नहीं होता। ये वीडियो और ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो फिर से आएगी और एग्ज़ाम के बारे में भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मिलता हूँ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग मिलेंगे, ठीक है।